नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CHO वाला में। तो आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान के अंदर, बहुत सी वैकेंसी आ चुकी है जिसमें GNM की, संविदा की, CHO की, राजमेश की, GNM की अलग, NHM की अलग। तो इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी है। तो हम भी उन वैकेंसियों में जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी हम करवाएंगे हमारे चैनल CHO वाला में। तो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो देखें। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। जो सिद्धेश सर ने ब्लड टॉपिक पढ़ाया था उसमें RBC और प्लाज्मा जो होता है वो पढ़ाया था, तो उसको हम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे WBC, प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें से क्वेश्चन जो होता है वो CHO में और GNM में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। ब्लड। तो ब्लड में सबसे पहले बात करते हैं हम WBC की। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। WBC का जो दूसरा नाम है उसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट, WBC या ल्यूकोसाइट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं WBC के क्लासिफिकेशन की। तो WBC का भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि ब्लड का क्लासिफिकेशन था। ब्लड में सेल थी 45% और 55% प्लाज्मा था। उसके बाद सेल के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट थी, और प्लाज्मा के अंदर वाटर 92% और सॉलिड था 8 to 9%। वैसे ही WBC में भी क्लासिफिकेशन है कि WBC को दो भाग में डिवाइड किया गया है। WBC दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर भी तीन प्रकार की WBC होती है। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल और एक होती है इयोसिनोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट में तीन हो गई, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये WBC का क्लासिफिकेशन हो गया। WBC जो हो गई वो दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और एग्रेनुलोसाइट, ए मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो दो प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इनमें एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल से। सबसे फर्स्ट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि WBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन WBC जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो WBC जो होती है वो न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड का। तो WBC की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल जैसा कि पढ़ा है WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल जो होता है उसके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूट्रोफिल के अंदर। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस का मतलब यानी कि इसके अंदर बहुत सारी लोब्स होती है। जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारी लोब होती है, मैनी बहुत सारी लोब्स होती है। मल्टी मतलब बहुत सारी लोब्स होती है, इसलिए इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूट्रोफिल के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल जो होती है इसके अंदर दो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रेन्यूलोसाइट है तो इसके अंदर दो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। न्यूट्रोफिल के अंदर दो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, दो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। और ये दोनों जो होते हैं वो दोनों प्रकार की डाई जो होती है उससे स्टैंड होते हैं। ये दो दो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्टैंड होते हैं, विच स्टैंड बाई टू डाई, दो डाई से स्टैंड होते हैं। कौन कौन सी डाई से? एक तो इयोसिन डाई
जो एसिड डाई होती है, ईओसिन डाई बोल दो या एसिड डाई बोल दो, उससे भी स्टैंड होते हैं। और जो बेसिक डाई या जो मिथाइलिन ब्लू डाई होती है, मिथाइलिन ब्लू, ईओसिन डाई, एसिड डाई या बेसिक डाई, जो मिथाइलिन ब्लू डाई होती है, उससे स्टैंड होते हैं न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स। 2 ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। इसके अलावा बात करें न्यूट्रोफिल के बारे में, तो न्यूट्रोफिल के फंक्शंस की बात करें, सबसे पहले इसका दूसरा नाम, न्यूट्रोफिल को जो होता है वो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। न्यूट्रोफिल को पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो होते हैं उसके नाम से जानते हैं न्यूट्रोफिल को, या शॉर्ट्स में बात करें तो PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इस नाम से जानते हैं न्यूट्रोफिल को। अब न्यूट्रोफिल के फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन कि न्यूट्रोफिल क्या क्या करती है, तो सबसे पहले फंक्शन की बात करें न्यूट्रोफिल की, तो सबसे पहली बात मोस्ट एब्ड्यूएंट WBC होती है न्यूट्रोफिल। मोस्ट एब्ड्यूएंट WBC, मोस्ट एब्ड्यूएंट WBC जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है। एब्ड्यूएंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एब्ड्यूएंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, यानी जितनी भी WBC थी, जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, यानी मोस्ट एब्ड्यूएंट WBC होती है न्यूट्रोफिल, यानी सबसे ज़्यादा जो होती है ना, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, इसलिए मोस्ट एब्ड्यूएंट WBC होती है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल जो होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम भी करती है। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होती है उसका काम भी करती है न्यूट्रोफिल। इसके अलावा न्यूट्रोफिल को सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CHO में भी आ रखा है कि सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो किसको बोलते हैं। अगर ऑप्शन में हो कि सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो किसको बोलते हैं, और ऑप्शन में हो RBC, WBC और प्लेटलेट और प्लाज्मा, तो आपको टिक करना है WBC। लेकिन अगर ऑप्शन में हो कि सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं और ऑप्शन में हो आपके न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल, तो आपको टिक करना है न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है वो न्यूट्रोफिल को बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स को सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन आ रखा है। तो आगे चलते हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, अब दूसरी WBC की तरफ चलते हैं। एसिडोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल को एसिडोफिल के नाम से भी जानते हैं। इयोसिनोफिल आल्सो नोन एज एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं इयोसिनोफिल को। इयोसिनोफिल या एसिडोफिल की बात करें तो इसके अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस यानी कि इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 लोब होती है। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस था उसके अंदर बहुत सारी लोब्स थी, जबकि इयोसिनोफिल जो होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 लोब्स पाई जाती है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है इयोसिनोफिल के अंदर। इसके अलावा इयोसिनोफिल के अंदर एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, सिर्फ एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है इयोसिनोफिल के अंदर। एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है इयोसिनोफिल के अंदर जो कि स्टैंड होता है विच स्टैंड बाई, जो कि स्टैंड होता है बाई इयोसिन डाई या एसिड डाई दोनों बोल सकते हैं। इयोसिन डाई या फिर एसिड डाई जो है, एसिड डाई उससे स्टैंड होता है इयोसिनोफिल का जो ग्रेन्यूल्स होता है। इसमें एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जो कि स्टैंड होता है इयोसिन डाई या एसिड डाई से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इयोसिनोफिल जो होती है उसकी संख्या कैसे कौन सी कंडीशन के अंदर इयोसिनोफिल की जो होता है वो नंबर बढ़ जाते हैं या इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इयोसिनोफिलिया यानी कि इयोसिनोफिल जो है उसकी संख्या बढ़ना, तो इयोसिनोफिल की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है एलर्जी कंडीशन के अंदर और पैरासाइट इन्फेस्टेशन के अंदर, यानी पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जी कंडीशन है उसके अंदर इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। इसको याद करने की ट्रिक है कि ई से इयोसिनोफिल और ई से एलर्जी, ई से इयोसिनोफिल और ई से एलर्जी कंडीशन के अंदर जो होती है वो इयोसिनोफिल की जो होती है वो नंबर बढ़ जाते हैं। यानी कि इयोसिनोफिल की संख्या कब बढ़ती है, इयोसिनोफिल
की संख्या, इयोसिनोफिल की संख्या जो होती है वो इंक्रीज होती है दो कंडीशन के अंदर। एक तो ई से एलर्जी के अंदर, याद करने के लिए, ई से इयोसिनोफिल, ई से एलर्जी, और एक पैरासाइट का इन्फेस्टेशन हो जाए इसके अंदर, पैरासाइट इन्फेस्टेशन के अंदर। तो दो कंडीशन है, एक तो एलर्जी कंडीशन और एक तो एलर्जी कंडीशन और एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन। इन दो कंडीशन के अंदर इयोसिनोफिल की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी ई से इयोसिनोफिल, ई से एलर्जी और पैरासाइट इन्फेस्टेशन के अंदर इयोसिनोफिल के नंबर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं अब तीसरी डब्ल्यूबीसी की, यानी बेसोफिल की। बेसोफिल की बात करें तो सबसे पहले बेसोफिल जो होती है उसको मास्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। बेसोफिल आल्सो नोन एज मास्ट सेल। बेसोफिल जो होती है उसको मास्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसोफिल को मास्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करें बेसोफिल के बारे में, तो बेसोफिल जो होता है इसमें भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस यानी कि दो लोब पाए जाते हैं बेसोफिल के, यानी इयोसिनोफिल के भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और बेसोफिल के अंदर भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। और बेसोफिल के अंदर भी एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। इयोसिनोफिल में भी एक ग्रेन्यूल्स था और बेसोफिल में भी एक ग्रेन्यूल्स था। बस अंतर यह है कि जो इयोसिनोफिल का जो ग्रेन्यूल्स था वो एसिड डाई इयोसिन डाई से स्टेन हो रहा था, जबकि बेसोफिल का जो ग्रेन्यूल्स है वो बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू डाई जो होता है उससे स्टेन होता है। इयोसिनोफिल में एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है विच स्टेन, जो कि स्टेन होता है बाई मिथाइलिन ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई या बेसिक डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई या बेसिक डाई, उससे स्टेन होता है बेसोफिल का ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इयोसिनोफिल की संख्या किस में बढ़ती है, एलर्जी कंडीशन और पैरासाइट इन्फेस्टेशन में, वैसे ही बेसोफिल या मास्ट सेल जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि बेसोफिल जो होती है उसके नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बेसोफिल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं या मास्ट सेल के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लीडिंग के अंदर यदि कोई पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले बेसोफिल जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होंगे, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होंगे तो बेसोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होगा तो उसके अंदर बेसोफिल की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ब्लीडिंग होगी तो बेसोफिल की संख्या बढ़ जाएगी, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बेसोफिल की संख्या बढ़ जाएगी और इन्फ्लामेशन होगा तो बेसोफिल की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अब एग्रेनुलोसाइट की बात कर लेते हैं। तो ये ग्रेनुलोसाइट हो गया पूरा, जिसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल पढ़ लिया आपने। अब एग्रेनुलोसाइट पढ़ लेते हैं। एग्रेनुलोसाइट के अंदर जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यानी इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। तो एग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की सेल आती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट की बात करें तो सबसे पहली बात जो होती है, लिम्फोसाइट के अंदर ओवल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो होती है उसमें ओवल शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। लिम्फोसाइट के अंदर ओवल शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, ओवल शेप न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट के अंदर ओवल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरी बात, लिम्फोसाइट जो होती है वो इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो इम्यूनिटी का काम करती है, यानी शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड जो डब्ल्यूबीसी कराती है वो लिम्फोसाइट कराती है। यानी इम्यूनिटी का काम कौन करता है, तो लिम्फोसाइट जो होती है वो इम्यूनिटी का काम करती है। इसके अलावा बात करें तो लिम्फोसाइट जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। जितने भी एग्जाम अब आने वाले हैं, जीएनएम, सीएचओ और संविदा वाला जीएनएम और एनएचएम और राजमेश का, उनमें यहाँ से एग्जाम कंफर्म आएगा। आप देख लेना, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पिछली बार जो जीएनएम का एग्जाम हुआ था या सीएचओ का एग्जाम हुआ था उनमें ये क्वेश्चन आया है। यूपी सीएचओ में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी, ब्लड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप। तो ये तीनों चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तो बी लिम्फोसाइट से स्टार्ट करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट की बात करें सबसे पहले, तो बी लिम्फोसाइट जो होती है
इसका जो ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन होता है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है, जन्म लेती है बी लिम्फोसाइट, डेवलपमेंट जहाँ ये डेवलप होती है, और मैच्योर जहाँ ये पूरी तरह से विकसित होती है, तो ये कहाँ होता है, तो ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है बी लिम्फोसाइट का, वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है और मैच्योरेशन है, वो कहाँ होता है, तो बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन है वो बोन मैरो के अंदर होता है। दूसरी बात करें तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। शरीर के अंदर जितनी भी एंटीबॉडी है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट करती है। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडी जो होती है उसका प्रोडक्शन करती है बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, जो गेम्ड वाले एंटीबॉडी है, इनका प्रोडक्शन करती है बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा बात करें बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एसोसिएटेड होती है, एसोसिएटेड विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, या बी लिम्फोसाइट को किस नाम से जानते हैं, तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उससे एसोसिएटेड होती है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, 3 क्वेश्चन बनते हैं कि बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है बी लिम्फोसाइट में कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो होता है वो कौन करता है, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट करती है, जो भी एंटीबॉडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विथ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती है। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट की बात करें सबसे पहले, तो टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है, टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन और डेवलपमेंट, यानी कि जहाँ ये डेवलप होती है और जहाँ ये बनती है वो जो होता है वो बोन मैरो होता है। यानी कि टी लिम्फोसाइट का जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है वो बोन मैरो के अंदर होता है, जबकि इसका मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस लिम्फ नोड के अंदर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाइमस लिम्फ नोड। यानी कि जो टी लिम्फोसाइट होती है उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट तो बोन मैरो के अंदर होता है, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन होता है वो टी लिम्फोसाइट, वो थाइमस लिम्फ नोड के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछ सकते हैं कि, अभी तक तो कोई एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट है उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है। तो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस लिम्फ नोड जो होता है उसके अंदर होता है। इसके अलावा बात करें, टी लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार की होती है। टी लिम्फोसाइट में टी किलर सेल होती है, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल होती है और टी सप्रेसर सेल होती है। टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल। टी किलर सेल जो होती है उसको CD8 सेल बोलते हैं, CD8 सेल। टी हेल्पर सेल जो होती है उसको CD4 सेल बोलते हैं। टी किलर सेल जो होती है ये जितने भी एंटीजन बार्स हैं बॉडी के अंदर आते हैं तो उनको किल करने का काम करती है, और टी हेल्पर सेल जो होती है वो टी किलर सेल की मदद करती है उनको किल करने में, और टी सप्रेसर सेल जो होती है वो सप्रेस करती है। जब बहुत ज़्यादा एंटीजन आ जाते हैं तो टी किलर सेल उनको मारती है और टी हेल्पर सेल उनकी मदद करती है। लेकिन जब ये टी किलर और टी हेल्पर सेल ज़्यादा ही एक्साइट हो जाए, ज़्यादा ही अपनी ही बॉडी सेल को मारने लग जाए एंटीजन को मारने के बाद, तो टी सप्रेसर सेल जो होती है वो इसको रोकने का काम करती है टी किलर सेल को, ताकि बॉडी की सेल जो होती है ना वो उसका नुकसान नहीं पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन जो बाहर से आते हैं उसी को नुकसान पहुंचे। इसके अलावा बात करें तो ये सेल, इसमें सेल पाई जाती है टी लिम्फोसाइट में, इसलिए ये एसोसिएटेड होती है सेलुलर इम्यूनिटी से। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो एसोसिएट होती है विथ सेलुलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है उससे एसोसिएटेड होती है, सेलुलर इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड थी ह्यूमरल इम्यूनिटी से, और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो एसोसिएटेड होती है सेलुलर इम्यूनिटी से। इसके अलावा बात करें, ये टी लिम्फोसाइट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मोनोसाइट की, जो एग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो मोनोसाइट की बात करें तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, ब्लड की जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है मोनोसाइट, यानी लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC,
या ब्लड। ब्लड की भी सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और डब्ल्यूबीसी की भी सबसे लार्जेस्ट सेल होती है मोनोसाइट। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड और ऑप्शन में हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो डब्ल्यूबीसी टिक करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की कौन सी लार्जेस्ट सेल है, या फिर वो क्वेश्चन आए लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड जिसमें ऑप्शन हो टी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, यानी सबसे बड़ी सेल होती है मोनोसाइट ब्लड की या डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे बड़ी ये होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सेल जो होती है डब्ल्यूबीसी की वो क्या होती है, मोनोसाइट होती है। इसके अलावा बात करें मोनोसाइट के बारे में, तो सबसे लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल होती है मोनोसाइट। लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल जो होती है वो होती है मोनोसाइट, क्योंकि लार्जेस्ट सेल तो है तो लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल भी होगी। फेगोसाइटिक सेल का मतलब होता है कि फेगोसाइटिक मतलब ये जितने भी कोई बाहर से कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको फेगोसाइट यानी खा जाती है, उसको खाने का काम करती है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है कि उसको खा जाती है। तो सबसे लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल होती है मोनोसाइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन पहले पीछे रह गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेगोसाइटिक सेल क्या होती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेगोसाइटिक सेल होती है न्यूट्रोफिल। तो दो क्वेश्चन है, दो सेल फेगोसाइटिक का काम करती है, यानी दूसरे जो भी एंटीजन है उनको खाने का काम करती है, एक तो मोनोसाइट और एक न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक सेल होती है और मोनोसाइट जो होती है वो सबसे लार्ज फेगोसाइटिक सेल होती है। इसके अलावा मोनोसाइट जो होती है उसको मैक्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। मोनोसाइट को मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं, मैक्रोफेज। मोनोसाइट जो होते हैं उसको मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। मोनोसाइट जो होता है उसको मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। टिश्यू के अंदर इसे मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। अगर मोनोसाइट ब्लड के अंदर है तो इसे मोनोसाइट कहेंगे, और जैसे ये टिश्यू के अंदर जाएगी तो इसे मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो जैसे लीवर के अंदर मैक्रोसाइट या मैक्रोफेज जो होती है वो कौन सी होती है, तो लीवर के अंदर मैक्रोफेज का काम करती है कूफर सेल। लीवर के अंदर मैक्रोफेज होती है कूफर सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर के अंदर मैक्रोफेज कौन सी होती है, कूफर सेल होती है। लंग्स के अंदर मैक्रोफेज का काम करती है डस्ट सेल। लंग्स के अंदर मैक्रोफेज का काम करती है डस्ट सेल। इसके अलावा ब्रेन के अंदर मैक्रोफेज का काम करती है माइक्रोग्लियल सेल। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर के अंदर मैक्रोफेज का काम कौन करता है, कूफर सेल। लंग्स के अंदर मैक्रोफेज का काम कौन करता है, डस्ट सेल। और ब्रेन के अंदर मैक्रोफेज का काम कौन करता है, माइक्रोग्लियल सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीएचओ में आएगा मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। क्वेश्चन ये आएगा कि लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रोफिल जो होती है वो पाई जाती है। तो मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होगी वो सबसे ज्यादा पाई जाएगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या है, न्यूट्रोफिल। इसके अलावा आ सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे कम संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है संख्या के अंदर, यानी कि ये 0 से लेकर 1% के समथिंग पाई जाती है। जबकि न्यूट्रोफिल जो होती है वो 60 से 70% जो होती है ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल जो होती है वो ही पाई जाती है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होगी वो न्यूट्रोफिल हो गई, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो हो गई वो बेसोफिल हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है और सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो मैं बताता हूँ आपको, लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे लार्ज साइज की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे स्मॉल साइज की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी और स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है, हमने पढ़ा था अभी, मोनोसाइट। और स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट। इसको याद करने का तरीका है कि
मोना जो होती है वो घर की सबसे बड़ी बेटी होती है, और लिम्फो जो होता है वो घर का सबसे छोटा बेटा होता है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि तो लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है वो मोनोसाइट हो गई, और स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है वो लिम्फोसाइट हो गई। इसके अलावा ये डब्ल्यूबीसी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी हो गई, अब दूसरा टॉपिक प्लेटलेट। प्लेटलेट की बात करें तो सबसे पहले प्लेटलेट का जो ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, तो प्लेटलेट का जो भी ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर होता है, और इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है कि ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। और ये कहाँ होता है, थ्रोम्बोपोइसिस जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो के अंदर जो प्लेटलेट होता है उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि थ्रोम्बोपोइसिस यानी जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है थ्रोम्बोपोइटीन। इसके लिए रेड बोन मैरो के अंदर होता है ये, और इसके लिए जो जिम्मेदार होता है प्रोटीन वो होता है थ्रोम्बोपोइटीन जो एक प्रोटीन होता है, ये थ्रोम्बोपोइसिस जो होता है यानी ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है प्लेटलेट का, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो थ्रोम्बोपोइटीन होता है ये लीवर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट सेट लेवल का क्वेश्चन है कि जो थ्रोम्बोपोइसिस होता है उसका प्रीकर्सर कौन होता है, यानी कि प्लेटलेट बनने से पहले कुछ और तो बनता होगा ना, प्लेटलेट बनने से पहले एक चीज़ बनती है, और यही जो होती है ना वो आगे जाके प्लेटलेट का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का प्रीकर्सर कौन होता है, प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट, यानी जो प्लेटलेट होता है उसका प्रीकर्सर कौन होता है, यानी प्लेटलेट को बनने से पहले क्या बनता है। तो प्रीकर्सर जो होता है प्लेटलेट का, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट जो होता है वो मेगा कैरियोसाइट होता है। मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो प्रीकर्सर होता है प्लेटलेट का, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटलेट जो होता है उसका प्रीकर्सर क्या होता है, तो मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट का प्रीकर्सर होता है। इसके अलावा बात करते हैं लाइफ स्पान की, तो प्लेटलेट का लाइफ स्पान बहुत कम होता है। लाइफ स्पान की बात करें तो 4 से 9 दिन लाइफ स्पान होता है प्लेटलेट का, सिर्फ 4 से 9 दिन ही लाइफ स्पान होता है प्लेटलेट का। इसके अलावा बात करें प्लेटलेट के अंदर कि प्लेटलेट जो होती है उसकी संख्या कब बढ़ती है और कब घटती है। प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है कि प्लेटलेट की संख्या बढ़ना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है उसका मतलब होता है कि प्लेटलेट की संख्या घटना। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी प्लेटलेट की संख्या बढ़ना, इंक्रीज लेवल नंबर ऑफ प्लेटलेट। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पीनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट कम होना, पीनिया का मतलब होता है कम होना, और थ्रोम्बोसाइटो का मतलब होता है प्लेटलेट यानी प्लेटलेट के नंबर कम होना। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी प्लेटलेट की संख्या किस कंडीशन के अंदर बढ़ती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट की संख्या किस कंडीशन के अंदर कम होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात करें यानी प्लेटलेट की संख्या कब कब बढ़ जाती है, तो प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है कोई भी सर्जरी के दौरान, सर्जरी कर रहे हैं तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा बात करें, सर्जरी हो गई, सर्जरी के अंदर जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, सर्जरी के अंदर जो होती है वो प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, या फिर बात करें इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, या फिर क्या नाम से इंजरी हो जाए, तो इन कंडीशन के अंदर प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट की संख्या कब घट जाती है, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा बात करें कीमोथेरेपी के बाद, आफ्टर कीमोथेरेपी जो होती है उसके बाद जो होती है प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। डेंगू के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा एक बीमारी है एप्लास्टिक एनीमिया, ये ब्लड का डिसऑर्डर है, इसके अंदर प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। यानी डेंगू, आफ्टर कीमोथेरेपी और एप्लास्टिक एनीमिया, इन कंडीशन के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा बात करें प्लेटलेट का फंक्शन क्या है,
तो प्लेटलेट जो होती है वो हीमोस्टेसिस का काम करती है। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि हीमो मीन्स होता है ब्लड, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप यानी रोकना, यानी ब्लड को रोकने का काम करती है प्लेटलेट। जैसे कोई भी इंजरी हुई या ट्रॉमा हुआ तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलेगा तो उस ब्लड को रोकने का कोई काम तो करेगा ना। तो आरबीसी निकल रही है, डब्ल्यूबीसी निकल रही है, इनका लॉस हो रहा है, तो प्लेटलेट जो होती है वो हीमोस्टेसिस का काम करती है, ब्लड को रोकने का काम करती है। ये क्लोटिंग फैक्टर की मदद करती है, क्लोटिंग फैक्टर के साथ मिलकर ये ब्लड को स्टॉप करने का काम करती है ताकि ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाए। तो यानी कि प्लेटलेट क्या करती है, ब्लीडिंग रोकने का काम करती है, या डायरेक्ट पूछे तो हीमोस्टेसिस का काम करती है, यानी ब्लड को रोकने का काम करती है। तो ये हो गई डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट हो गई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसने दिया था, सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने जो होता है वो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1901 के अंदर। यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो किसने दिया था, तो ब्लड ग्रुप जो था वो दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901। ब्लड ग्रुप जो होता है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था 1901 के अंदर। ब्लड ग्रुप जो होता है उसका पता कैसे पड़ता है कि ब्लड ग्रुप जो है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, किसका कौन, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ये डिपेंड करता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन पे। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उससे पता पड़ता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि ये एक आरबीसी है, ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे कि टोटल मोस्टली जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो तो 4 होते हैं, ए बी ओ। जैसे कि इसकी सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, इसकी सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा इस पर्सन का वो ए ब्लड ग्रुप होगा। इसकी सरफेस पे यदि ए और बी दोनों एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप, और ये बात बताई थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप मोस्टली तो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अब जो इनके ये तो हो गए ब्लड ग्रुप। एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए ही एंटीजन पाया जाता है। ए मतलब होता है अल्फा और बी मतलब होता है बीटा। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ए ब्लड ग्रुप जो होता है इसका जस्ट अपोजिट जो होता है इसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। यानी ए है तो इसमें बी एंटीबॉडी पाया जाएगा यानी बीटा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी है तो इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाएगा यानी अल्फा एंटीबॉडी पाया जाएगा, और ए बी जो है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ओ जो होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी हो गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीएचओ लेवल में आएगा कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है। यानी कि वो ब्लड ग्रुप बताओ जो कि सबसे ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, या ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर बोल सकते हैं आप। यानी कि ये सबसे ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। दूसरा बात करें यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर। तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये क्या है ये अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ मैं आपको डायरेक्ट कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव, और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव। अब बात करते हैं इनके ब्लड ग्रुप में, एक क्लासिफिकेशन और मैं बता देता हूँ आपको। ये इधर हो गया ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनेट, रिसीव।
सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप से। ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप है तो मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन पाया जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करें तो इसका उल्टा होगा, ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता और ए ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी एंटीबॉडी होगा। अब बात करते हैं जो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन जो होता है वो ए वाले को तो डोनेट कर ही सकता है, यानी ए वाले पर्सन को तो दे ही सकता है। इसके अलावा वो ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर ये सबसे ले सकता है ए। इसके अलावा बी वाला और ये ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो किससे रिसीव कर सकता है। तो ए वाला जो होता है वो ए वाले से तो ले ही सकता है, इसके अलावा ओ वाले से ले सकता है क्योंकि ओ वाला जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। उसके बाद बात करें बी की, तो बी वाला जो होता है वो बी वाले को दे सकता है, इसके साथ साथ वो ए बी वाले को दे सकता है क्योंकि ए बी वाला सबसे ले सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप वाला कौन किस पर्सन से ब्लड ले सकता है, तो बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो बी वाले से तो ब्लड ले ही सकता है, इसके अलावा वो ओ वाले से भी ले सकता है। ए बी वाला जो होता है वो ए बी वाले को ही दे सकता है, सिर्फ ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होता है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, ले सबसे सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसीवर है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ वाले को डोनेट कर सकता है, सिर्फ नहीं, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबको डोनेट कर सकता है क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, रिसीव सिर्फ ओ वाले से ही कर सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल रिसीवर नहीं है। इसके अलावा बात करें, ये पूरा ब्लड ग्रुप हो गया। अब मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप मोस्टली तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ए बी और ओ, लेकिन इसके अलावा ये 8 प्रकार के भी हो सकते हैं। एक हो सकता है ए पॉजिटिव, एक हो सकता है ए नेगेटिव, एक हो सकता है बी पॉजिटिव और एक हो सकता है बी नेगेटिव, एक हो सकता है ए बी पॉजिटिव और एक हो सकता है ए बी नेगेटिव, एक हो सकता है ओ पॉजिटिव, एक हो सकता है ओ नेगेटिव। तो ऐसे टोटल 8 ब्लड ग्रुप भी हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है डी एंटीजन पे। एक आरएस सिस्टम आता है, आरएस सिस्टम जो होता है वो रिसर्च मंकी जो होता है, एक आरएस सिस्टम की बात कर लेता हूँ एक बार थोड़ी सी। आरएस सिस्टम जो होता है ये एक मंकी था, रिसेस मंकी, उसके ऊपर की गया था ये स्टडी, जिसमें एक अलग एंटीजन पाया गया ए बी और ओ के अलावा एक डी एंटीजन पाया गया, डी एंटीजन। तो इस आधार पे जिसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है उसे आरएच पॉजिटिव बोल दिया, तो जिसके अंदर डी एंटीजन एब्सेंट है, जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट वो आरएच पॉजिटिव हो गया और जिसमें डी एंटीजन एब्सेंट वो आरएच नेगेटिव हो गया। तो इस आधार पे मैंने बताया कि ये 8 प्रकार के हो गए, जिसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है ए एंटीजन के साथ तो वो ए पॉजिटिव हो गया और ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो ए नेगेटिव हो गया। इस आधार पे ये आरएस सिस्टम हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव वाले के अंदर तो कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ नेगेटिव वाले से कर सकता है। और पॉजिटिव वाला जो होता है वो पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, और रिसीव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से कर सकता है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ एक इनहेरिटेंस है जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इनहेरिटेंस में। इसमें ये है डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो है बी और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ, मान लिया ओ है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें कितने % बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे दे सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप जो ओ है, तो कितने % बच्चों में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ये पूछ सकते हैं। तो हम इसको निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले बी लिख देंगे, बी और एक ओ लिखना पड़ता है अपने को साथ में, इधर लिख देंगे ओ और ओ। तो इसको इनहेरिटेंस आप ऐसे करा लीजिएगा, बी ओ ओ ओ, यानी कि 50% बच्चे जो हो गए, 50% बच्चों में तो बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा और 50% बच्चे जो होंगे
50% चिल्ड्रन जो होंगे उनमें ओ ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि ए बी ब्लड ग्रुप कितने में पाया जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप 0% में पाया जाएगा, एक के अंदर भी ए बी ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। यानी 50% में बी ब्लड ग्रुप होगा, 50% में ओ ब्लड ग्रुप होगा। और जो ए बी पूछा था वो 0%, यानी ए बी ब्लड ग्रुप किसी में नहीं पाया जाएगा। तो ये कैसे भी निकाल सकते हैं, और का भी निकाल सकते हैं। ये अपन कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, मदर का ए दे दे, फादर का ए बी दे दे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मदर का, जैसे मदर का ए ब्लड ग्रुप दे दिया, फादर का ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया, और पूछ लिया कि बच्चे में कितने % बच्चे में ए ब्लड ग्रुप होगा, तो ये निकाल सकते हैं। मदर का ले लिया यहाँ पे, यहाँ फादर का ले लिया, ये लो ए बी ए ओ बी ओ, यानी कि ए ब्लड ग्रुप जो होगा वो 50% बच्चों में ए ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। 50% बच्चे जो होंगे उनमें ए ब्लड ग्रुप होगा, और 25% जो होंगे उनमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा। 50% में ए ब्लड ग्रुप, 25% में ए बी ब्लड ग्रुप, और 25% जो होंगे उनमें बी ब्लड ग्रुप होगा। तो ये निकाल सकते हैं हम इस तरह, और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है एक बार। तो ये पूरा WBC, प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इसी में से बनेंगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट था वो सिद्धेश सर ने बताया था, और ये सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको करा दिया हूँ। अब ब्लड के अंदर सिर्फ एक हीमोग्लोबिन टॉपिक बच रहा है जो आपको सिद्धेश सर पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप इसको पढ़ के जा रहे हो और इसके नोट्स बना रहे हो तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो ये और यूट्यूब चैनल पे आप देखते हो, ये एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 1 घंटे की क्लास लेते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको पूरे टॉपिक के अंदर कहीं पे भी कुछ नहीं बोला, बस डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूरा टॉपिक पढ़ाया हूँ, और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।